इस वीडियो के अंदर हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इस वाले चैप्टर के पूरे जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे के सारे हम देखने वाले हैं। यहाँ तक कि इन टेक्स्ट के क्वेश्चन भी देखने वाले, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो भी मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, जो भी मैं करवा रहा हूँ, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड आपको इसकी पीडीएफ जो है पूरी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो अच्छे से आप जहाँ पे लिखा होता है ना डीपीपी नोट्स, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन करके एपिसोड 7 करके होगा और आप वहां पे सॉल्यूशन देख सकते हैं। एंड अगर अब भी कोई डाउट होगा इसके बाद भी, एक्सप्लेन करने के बाद भी, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट से शुरू करते हैं। पेज नंबर 114 पे क्वेश्चन है, बोला है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग। भाई डीएनए को कॉपी किया जाता है रिप्रोडक्शन में, ये चीज हमें पता है, बट इसका महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो भाई इसकी इंपॉर्टेंस ये है, डीएनए कॉपी क्यों करा जाता है। अगर डीएनए कॉपी नहीं करेंगे, सपोज कि हम मान लो पेरेंट्स है और हमारे जो जो ऑफस्प्रिंग होगी, हमारी आने वाली चिल्ड्रन होगी, हमारा और उनका डीएनए कॉपी नहीं हुआ अगर, तो वो हमारी तरह थोड़ी ना दिखेंगे, वो सिमिलर नहीं दिखेंगे, वो एकदम ही डिफरेंट दिखने लगेंगे। इसलिए डीएनए कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही लिखा है कि डीएनए डीएनए को पहले तो इसने बता रखा है कि प्रोटीन बनाने के लिए काम आता है, बॉडी डिजाइन वगैरह जो होती है, डीएनए कॉपिंग इंपॉर्टेंट है ताकि जो स्पीसीज है ना वो सिमिलर लगे अपने पेरेंट्स के। अदरवाइज पेरेंट्स के सिमिलर नहीं लगेगी तो बॉडी स्ट्रक्चर पूरा ही चेंज हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन सब कुछ उसके अंदर चेंज हो जाएगी ना। तो इसलिए पेरेंट्स की तरह दिखने के लिए, सिमिलर टू पेरेंट्स दिखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएनए कॉपी हो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला व्हाट व्हाई इज द वेरिएशन बेनिफिशियल टू स्पीसीज। अब देखो इन्होंने बोला कि स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल क्यों है वेरिएशंस। वेरिएशन यानी बदलाव, जो चीज बदलती है, कोई चीज अगर नया कैरेक्टर आता है तो वो जो बदलाव है वो स्पीसीज के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, जबकि वो इंडिविजुअल के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यार इसका आंसर ये है कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो, जब मैं रेगुलर लेक्चर्स पढ़ा रहा तो क्या एग्जांपल दिया था मैंने कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो कि हीट रेसिस्टेंस है, जब ग्लोबल वार्मिंग मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा आसपास के एनवायरनमेंट का, तो बैक्टीरिया मर जाएंगे, लेकिन कुछ सम बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो सर्वाइव कर पाएंगे। तो वेरिएशन आया तभी तो वो सर्वाइव कर पाए। वेरिएशन क्या आया, वेरिएशन उसके अंदर यह है कि वो हीट रेसिस्टेंस हो गए, और इन्वायरमेंट में जब बदलाव आया ना तो वो हीट रेसिस्टेंस हो गए, उसकी वजह से वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो यही लिखा है, बिकॉज समटाइम्स क्या क्या होता है कि ना स्पीसीज, समटाइम्स फॉर अ स्पीसीज इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो जाती है भाई, सो ड्रास्टिकली देन सर्वाइवल बिकम डिफिकल्ट। अगर ड्रास्टिकली इन्वायरमेंट ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, मान लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, ड्रास्टिकली चेंज हो गया, वो एकदम से टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया या फिर धीरे धीरे भी बढ़ गया, तो ड्रास्टिकली चेंज हो गया ना। वो ड्रास्टिकली चेंज होना यानी कि टेम्परेचर इन्वायरमेंट का बदल गया पूरा का पूरा। अब बहुत सारे बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बट कुछ कर पाएंगे, तो लिखा है बट फॉर अदर्स हु इज रेसिस्टेंट टू चेंज, बट जो चेंज के लिए रेसिस्टेंट है यानी चेंज हो रहा है उसको वो झेल पा रहे हैं, वो सर्वाइव कर पाएंगे। जो चेंज को झेल रहे हैं वो सर्वाइव कर पाएंगे। इसीलिए वेरिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कुछ बैक्टीरिया स्पीसीज ऐसे होते हैं जो कि सर्वाइव कर सकते हीट में भी, है ना। ये एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। पेज नंबर 119 पे अगर हम जाए तो वहां पे क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन हाउ डज बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन में डिफरेंस पूछ रहे हैं। भाई मैंने बताया बाइनरी फ्यूजन यानी एक का दो बनेगा, और मल्टीपल फ्यूजन यानी एक के बहुत सारे बनेंगे। तो यही लिखा हुआ है कि सिंगल सेल डिवाइड करेंगे दो हाउस होंगे, और मल्टीपल फ्यूजन यानी सिंगल सेल डिवाइड करके मैनी बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाएंगे। अब किसमें होता है वो बता दो एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन है, तो आप एक कमेंट में बताना, मैं देखना चाहता हूँ आपको कितना आता है, आपने कितना पढ़ा है मेरे एपिसोड से। तो आपको कमेंट ये करना है, बताना कि बाइनरी फ्यूजन के कितने टाइप्स होते हैं, और 3 टाइप्स थे ये तो पता है, तीनों के नाम लिख देना, और ये भी बता देना कि उन दोनों के वो जो तीनों इसके एग्जाम्पल्स क्या है। वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो मेरे को लिख के कमेंट में फटाफट बताओ। देखते कौन पहले बताएगा, जो पहले बताएगा उसको कमेंट पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, बस मेरे को एक बार बता देना पिन। हाउ विल ऑर्गेनिज्म विल बेनिफिटेड, मतलब कि ऑर्गेनिज्म को बेनिफाइड कैसे होता है, वो स्पोर से प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको हमने एपिसोड 3 के एंड में एकदम अच्छे से समझा था, जब हमारा एपिसोड नंबर 3 चल रहा था तो स्पोर फॉर्मेशन में पढ़ा रहा था, तो वहां पे एंड में मैंने ये वाला क्वेश्चन भी लिया था। सेम वही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ रखा है ऑलरेडी, और जब मैं कह रहा था एनसीईआरटी तो यही है, एनसीईआरटी वाला पोर्शन यहाँ पे आ रखा है। तो इसके बेनिफिट हमने देखे कि लार्ज नंबर ऑफ स्पोर प्रोड्यूस होंगे, तो लार्ज नंबर प्रोड्यूस होने का फायदा यह है कि भाई जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्पोर होंगे उतना अच्छा है ना, उतनी ज्यादा स्पीसीज होगी, उतने ज्यादा मतलब बना रहेगा, स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहेगी, स्पीसीज बनी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि स्पीसीज खत्म हो जाएगी, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर होगा तो अच्छी बात है। और राउंड और लाइट होता है, गोल गोल होता है और हल्का होता है, इससे क्या होता है वो इजिली इधर से उधर चला जाता है। और एक और बात, डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है बड़ी इजीली, मतलब एक स्पोर इधर चला गया एक इधर चला गया, तो कंपटीशन से अवॉइड हो गया, क्योंकि इसको यहाँ का खाना खाना है, इसको यहाँ का न्यूट्रिशन लेना है। तो अगर एक जगह पे होते तो दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहे होते कि कौन खाना लेगा, न्यूट्रिशन, इस तरह से होता है।
ये प्रोसेस होती है उसमें। फोर्थ वाला है कि थिक वॉल है, प्रिवेंट करता है, थिक वॉल इसके अंदर है जो डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है। डिहाइड्रेशन यानी इसके अंदर पानी होता है जो कि इसको मैच्योर करवाने के लिए अच्छा होता है, वो पानी खत्म ना हो जाए अनफेवरेबल कंडीशन में। मान लो बाहर बहुत ही खराब कंडीशन चल रही है, आंधी वगैरह आ रखी है, तो डिहाइड्रेशन नहीं होता है, ये थिक वॉल उसको डिहाइड्रेशन से बचाती है। तो एपिसोड 3 के एंड में जाके इसको आप डिटेल में देख सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में अच्छे से समझना है तो स्पोर फॉर्मेशन भी समझ लेना, क्योंकि एग्जाम में स्पोर फॉर्मेशन से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि कैन यू थिंक ऑफ रीजन, सोच तो सकते ही है, ऑफ रीजन व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट, जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम हो गए मल्टी सेलुलर टाइप के, वो कैन नॉट गिव राइज टू द इंडिविजुअल रीजनरेशन, यानी कि हम रीजनरेशन नहीं करते क्यों। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा हाथ कट गया, हाथ छोड़ो, नाखून का टुकड़ा कट गया और हमने देखा, बाद में हम आए बाहर से घूम करके, हमने देखा ओहो एक और नया मेरे जैसा, आए हाय बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ऐसा नहीं ना होता। ये रीजनरेशन जो है ये हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? रीजनरेशन अगर करना है ना तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड सेल चाहिए। नंबर 2, हमारी पूरी बॉडी आपस में कनेक्टेड है, सारे ऑर्गन्स आपस में कनेक्टेड है। अगर हाथ कट गया तो इसका मतलब थोड़ा ना इससे पूरा नया ऑर्गन बन जाएगा, ऐसा नहीं है। जबकि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ऐसा होता है। तो बिकॉज ऑल ऑर्गन्स हमारे अंदर कनेक्टेड है और हमारे अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स भी नहीं है रीजनरेशन के लिए, जो कि सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं सिंगल सेल टाइप के या फिर प्लेनेरिया, सिंगल सेल तो नहीं बोलेंगे, सिंपल ऑर्गेनिज्म से प्लेनेरिया हो गए जो कि रीजनरेशन करता है, रीजनरेशन की कैपेसिटी है उसके अंदर, तो उसकी बात कर रहे हैं, उसके अंदर होता है, लेकिन हमारे अंदर नहीं, क्योंकि हमारे अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं है। वो सवाल जो है वो कह रहा है, देखो ये वाला क्वेश्चन जो इसका आंसर आपको पीडीएफ में नहीं मिलने वाला, क्योंकि थोड़ा करेक्शन है उसमें। देखो, व्हाई इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्यों यूज करते हैं सम टाइप्स ऑफ प्लांट के लिए। तो भाई मतलब ये क्यों मतलब इंपोर्टेंस पूछ रहे हैं इसकी, क्यों का मतलब वाई मतलब क्यों मतलब इंपोर्टेंस पूछ रहे हैं, यानी कि ये जो एडवांटेज, एक तरह से एडवांटेज ही बोल सकते हैं, इंपोर्टेंस ही बोल सकते हैं इसकी, वो क्या है वो हमने ऑलरेडी एपिसोड नंबर 3 में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पूरा का पूरा एपिसोड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए डेडिकेटेड था। वो एपिसोड स्पोर फॉर्मेशन को थोड़ा सा लिया था लास्ट में, तो उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ सारी की सारी प्रोसेस, तो इसको आप लिख सकते हैं अगर चाहे तो। कैन बियर फ्रूट्स फ्लावर अर्लियर देन दोज ऑफ सीड, मतलब अगर सीड से उगाते इस प्लांट को तो टाइम लगता, लेकिन फ्रूट और फ्लावर उगाना बहुत आसान है अब जल्दी, और लार्ज नंबर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं कम टाइम में। भाई जल्दी हो रहा है तो कम टाइम में ज्यादा प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और रैपिड है यानी फास्ट है, इजी है, आसान है। सिर्फ एक मतलब अगर मान लो कटिंग है तो काटो और उसको डालो और फिर मिट्टी के अंदर डाल के वो गया, बस खत्म, इतनी सी प्रोसेस है। पूरा ऐसे थोड़े ना कोई पौधा लेकर के आना और उठा करके उसको रखना है, ऐसा कुछ नहीं, इतनी लंबी प्रोसेस नहीं है, चीपर सस्ता भी है। भाई काटने में क्या क्या खर्च लगेगा, काटने के लिए क्या वो तलवार मंगाओगे, कैंची से तो काट सकते हैं, तो चिपर है। और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं प्लांट, जितने भी प्लांट प्रोड्यूस हुए ना सारे के सारे सिमिलर होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल भी डिफरेंट, सारे सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक आम मीठा है तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करोगे तो उसका भी आम मीठा ही निकलने वाला है, यानी कि डिजायरेबल फ्रूट का कैरेक्टर डिजायरेबल, यानी मैं क्या चाहता हूँ कि अगला वाला जो फ्रूट है वो भी मीठा हो। डिजायरेबल कैरेक्टर यानी मीठापन, मान लो मीठापन, मैं डिजायर ये कर रहा हूँ, ये चाह रहा हूँ कि मीठा हो फल, तो वो भी मैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू कर सकता हूँ, क्योंकि सिमिलर हो रहे हैं ना सारे, सिमिलर भी कह सकते हो, लगभग सेम भी बोल सकते हो आप यहाँ पे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ऐसा होता है। 5वां क्वेश्चन है, डीएनए कॉपिंग एसेंशियल पार्ट क्यों है रिप्रोडक्शन का। भाई डीएनए कॉपिंग क्यों मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएनए को डबल करेंगे। नंबर 1, एक तो हमने अभी देखा कि सिमिलर ऑर्गेनिज्म हो जाए, इसलिए जो क्वेश्चन था ना इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग, बिल्कुल वैसा ही आंसर इसका भी है लगभग, तो आप वो लिख सकते हैं। अगर वो सेम आंसर जो वो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि वाई मतलब इंपॉर्टेंस होता है ना। तो डीएनए कॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि डीएनए का जो कंटेंट है वो स्टेबल रहे ऑर्गेनिज्म के अंदर। पेज नंबर 124 पे जो क्वेश्चन है पहला वाला, उसमें बोला प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन कैसे डिफरेंट है। भाई कहाँ पॉलिनेशन कहाँ फर्टिलाइजेशन, कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। पॉलिनेशन क्या भाई, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा, इसको पॉलन ग्रेन का मतलब पॉलिनेशन कहा जाता है, और ये एयर या वाटर के थ्रू होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है, जिसके वजह से जाइगोट फॉर्म होता है, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कितना ज्यादा अंतर है दोनों में। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है रोल ऑफ सेमाइनल वेसिकल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 रोल है। नंबर 1 लुब्रिकेशन ऑफ स्पर्म, लुब्रिकेशन स्पर्म को जो लुब्रिकेट करता है, यानी एक तरह से उसको मुलायम बनाता है, स्पर्म को मुलायम बनाता है। और फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, ये भी पता है ऑलरेडी, फ्लूइड मीडियम, और न्यूट्रिशन भी तो दे रहा है भाई।
फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, इसकी वजह से तो सीमेन बन जा रहा है वो आगे जाकर के। और न्यूट्रिशन भी दे रहा है, मतलब उसको खाने पीने कौन दे रहा है भाई, खाना पीना इसको दे रहा है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। एक और ग्लैंड थी, उसका नाम बताओगे आप? मैंने 3 ग्लैंड आपको बताई थी, सेमिनल वेसिकल बताया था आपको, प्रोस्टेट ग्लैंड बताया था, एक और ग्लैंड रह गया जिसका नाम बी से था, बल्बो करके कुछ था। अब कमेंट कर दो भाई, आगे नहीं बोलूंगा हिंट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल एट टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मतलब लड़कियों के अंदर प्यूबर्टी के टाइम पे क्या चेंजेस देखे जाते हैं भाई, वही क्या चेंजेस होते हैं, इंक्रीज ब्रेस्ट साइज, ग्रोइंग हेयर्स इन जेनाइटल एरिया, मतलब टांगों के बीच में बाल आना, इंक्रीज साइज ऑफ यूट्रस और ओवरी का साइज बढ़ जाता है, एंड बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन की मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिनिंग हो जाती है, यानी यूट्रस की जो लेयर होती है बाहर वाली, एंडोमेट्रियम बोलते हैं उसको, बाहर वाली लेयर जो होती है वो झड़ने लग जाती है, और साथ में कुछ ब्लीडिंग भी हो रही होती है, उसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट, एम्ब्रियो को नरिशमेंट खाना पीना एम्ब्रियो को कैसे मिलता है मदर्स बॉडी के अंदर, तो भाई प्लेसेंटा नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, हमें ऑलरेडी पता है। प्लेसेंटा जो है मतलब एक विलाई फॉर्म होता है, विलाई जैसी स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे जो मैंने बताया था, समझा रखा है इसको मैंने एपिसोड नंबर 5 में, एंड में मैंने इसको समझा रखा है एकदम अच्छे से प्लेसेंटा के बारे में। तो आउटर टिश्यू जो होता है जो एम्ब्रियो को सराउंड कर जाता है, विलाई फॉर्म कर लेता है, वो मैटरनल ब्लड में जाता है, मैटरनल ब्लड यानी मदर का ब्लड, मदर के ब्लड के आसपास होता है वो, और मदर के ब्लड के आसपास क्यों है वो, ताकि मदर के ब्लड में से ग्लूकोज और ऑक्सीजन को ले सके और बेबी को दे सके, एम्ब्रियो को दे सके, ताकि एम्ब्रियो खाना पीना मतलब उसको नरिशमेंट मिल जाए ना भाई। और जो भी वेस्ट रिमूव करेगा एम्ब्रियो वो सारा का सारा फिर से ब्लड में चला जाएगा, ठीक है। तो वेस्ट तो निकल रहा है एम्ब्रियो के अंदर भी, वो सारा मैटरनल ब्लड में चला जा रहा है, मम्मी के ब्लड में चला जा रहा है, एंड वो आगे जाकर के वेस्ट मटेरियल निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला अगर एक वुमन जो है वो यूज कर रही है कॉपर्टी, कॉपर्टी यानी आईयूसीडी, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, तो मुझे एक चीज बताओ, क्या ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को रोकता है? नहीं रोकता। विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम एसटीडी, एसटीडी से बचाएगा उसको? नहीं बचाएगा। क्यों? क्योंकि ठीक है कॉपर्टी लगा दिया, लेकिन कॉपर्टी लगाने से इम्प्लांटेशन रुकता है, ऐसा थोड़ा ना कि कॉपर्टी लगा दे तो सीमेन अंदर नहीं आ पाएगा, सीमेन तो अंदर आ ही जाएगा ना, और सीमेन अंदर आ जाएगा तो भाई सीमेन में हो सकता है बैक्टीरिया हो या वायरस हो जो कि एसटीडी कर सकते हैं, तो वो एंटर कर सकते हैं, इसीलिए जो कॉपर्टी है वो एसटीडी से नहीं बचा सकता है फीमेल्स को। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे बहुत ज्यादा। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बर्डिंग, बर्डिंग किसमें होता है भाई, बर्डिंग किसमें होता है, अमीबा के अंदर तो फ्यूजन होता है, बर्डिंग किसके अंदर होता है भाई, बर्डिंग की बात हो रही है तो ईस्ट के अंदर बर्डिंग होता है, सिंपल सी बात है, ये तो हमने पढ़ा है ना, एग्जाम्पल्स हमने सबके याद करे थे, एक एपिसोड में मैंने एग्जाम्पल सारे याद करवाए थे, लिखवाए भी थे आपसे कमेंट में। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखोगे, आपको डीपीपी में भी दिखा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि नॉट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, भाई ओवरी फीमेल में होता है, यूटेरस हाँ होता है, वॉश डिफरेंस अरे ये तो मेल में होता है, यानी यही आंसर यही है, वॉश डिफरेंस जो है वो मेल में होता है भाई, फेलोपियन ट्यूब हाँ फीमेल में होता है। ऑप्शन ये तीसरा क्वेश्चन, द एंथर कंटेन, एंथर में क्या होता है, एंथर में क्या सेपल्स होते हैं, एंथर में ओवल्स होता है क्या, पिस्टिल, अबे कितना आसान है, पोलन ग्रेन होता है एंथर्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं व्हाट आर द एडवांटेज, एडवांटेज बताना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल के मुकाबले, एसेक्सुअल के मुकाबले सेक्सुअल का फायदा क्या है, रिप्रोडक्शन उसका फायदा ये है कि ज्यादा वेरिएशंस होंगे। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए की कॉपिंग जो होती है वो वेरिएशन ज्यादा आते हैं, क्योंकि डीएनए की कॉपिंग थोड़ी सी मतलब एरर आ जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो डीएनए कॉपी एग्जैक्ट नहीं होता। देखो मोर वेरिएशन आएंगे तो हमें पता है कि वेरिएशन से सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज हो पाएगी मेंटेन, हमने जो एग्जांपल देखा था भी बैक्टीरिया वाला है ना, तो जितनी ज्यादा वेरिएशन उतना ज्यादा सर्वाइवल इंश्योर होगा। और जो ऑफ स्प्रिंग है ना उसके अंदर दोनों के दोनों पेरेंट्स का कैरेक्टर होगा, इससे क्या होगा देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पेरेंट्स ने उसने कैरेक्टर लिया कि गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, एक पेरेंट्स से लिया कि ठंड बर्दाश्त कर सकता है, तो सही है ना, फिर ज्यादा एनवायरमेंट में रह पाएगा, गर्मी में भी बरसात बर्दाश्त कर लेगा और ठंड को भी बर्दाश्त कर लेगा, तो ये दोनों कैरेक्टर अगर पेरेंट्स के आ गए तो बहुत अच्छी बात है। और क्वेश्चन नंबर 5 में बोला व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म, टेस्टिस के फंक्शन क्या है, तो यार टेस्टिस का फंक्शन क्या है, दो फंक्शन है, एक तो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है और एक टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है। मेल गैमेट यानी स्पर्म सेल और टेस्टोस्टेरोन जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी दाढ़ी आएगी, ये सारी जो भी चेंजेस आएंगे हमारे अंदर मेल्स के अंदर उसको कंट्रोल कर रहा है टेस्टोस्टेरोन, तो ये लिखा है मेल गैमेट प्रोड्यूस और टेस्टोस्टेरोन जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या, तो भाई मेंस्ट्रुएशन क्या होता है पहले समझो। देखो कि जो लेयर्स होती है यूट्रस की जो लेयर होती है वो अपने आप को तैयार कर रही होती है कि एम्ब्रियो आएगा, ओए होए फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो आएगा और इससे ना मेरा फायदा होगा, मैं ना एम्ब्रियो को अपने अंदर ले लूंगा, इम्प्लांट कर लूंगा। बट होता ये जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी तो फिर जाइगोट कहां से बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो कहां से बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो इम्प्लांट क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई।
तो वो क्या होगा, जो यूट्रस की लेयर है वो झड़ जाएगी, वो झड़ जाएगी, बाहर से वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगी ब्लड के साथ। तो उसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस जो ठीक हो जाती है, रिच ब्लड सप्लाई आ जाता है उसमें। हर महीने ऐसा होता है इम्प्लांट एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने के लिए। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट फॉर्म नहीं होगा, जाइगोट फॉर्म नहीं तो एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होगा। हेंस यूट्रस की जो लेयर है वो ब्रेक हो जाएगी और जो ब्लड के साथ है वो बाहर चल जाएगी वेजाइना के थ्रू, और इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन हो गया। इसी तरीके से हुआ, यानी हम ये भी कह सकते हैं इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड देन मेंस्ट्रुएशन अकर, है ना। और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखा है ऑलरेडी, देखो इसलिए लिखा है पीवाईक्यू। सातवां क्वेश्चन जो है, ड्रॉ लेवल डायग्राम को ड्रॉ करने को बोला। एलएस सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एलएस सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहा जाता है इसको फ्लावर के। तो यार एपिसोड नंबर अगर आप आई थिंक 3 में जाओगे, जहां पे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा का पूरा फ्लावर्स के बारे में समझाया है, प्लेलिस्ट पे नीचे जाके क्लिक कर लेना, आपको बाहर ही थंबनेल पे दिख जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पूरा का पूरा। मैंने उस एक वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करा है, वहां से आप सीखोगे ना बनाना तो बहुत इजी हो जाएगा। 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, है ना, ये सब हमें पता है। तो इन स्ट्रक्चर को ध्यान से एक बार बनाना सीख लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2022 में पूछा गया है, ये 2022 का सवाल है। उसके बाद मैंने एक बार भी नहीं देखा किसी भी सेट में 2023, 24, 25 में एक बार भी कि ये डायग्राम बनाने के लिए पूछ रहे हैं कि डायग्राम बना दो, नहीं, वो ये पूछते हैं कि ये डायग्राम में ये जो चीज है, ये जगह ये क्या है, या फिर उसका फंक्शन पूछ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने पूछ लिया एंड्रोशियम है, जो ऐसे लिख दे ए, तो बताओ ए क्या है, तो ए एंड्रोशियम है, या फिर बी पी, कुछ भी पार्ट लेवल कर देंगे, पूछेंगे पी क्या है, तो पी मान लो एंड्रोशियम है, फिर बोलेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पी, एंड्रोशियम का फंक्शन क्या है, ऐसे करके सवाल आता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या है। अभी जस्ट पिछले एपिसोड में हमने देखा है, वो पिछला एपिसोड जो है कॉन्ट्रासेप्शन के 4 मेथड होते हैं। कौन कौन सा, बेरियर मेथड, अच्छा उसको नेचुरल मेथड भी कहते हैं, बेरियर या मैकेनिकल मेथड। उसमें क्या आता है, कॉन्डम्स यूज करते हैं और वो एसटीडी से प्रिवेंट करता है ना। देखो अभी सारा रिवाइज कर लेते हैं एक मिनट के अंदर। देखो जो पहला जो मेथड है बेरियर मेथड, वो कॉन्ट्रासेप्शन का है, वो कॉन्डम होता है उसमें, और वो जो है साइड इफेक्ट, उसके साइड इफेक्ट कुछ है, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है उसके, है ना। और दूसरा जो मेथड है वो कौन सा है, वो है केमिकल मेथड, जिसमें ओरल पिल्स, वेजाइनल पिल्स वगैरह लेने। साइड इफेक्ट क्या, हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है, हार्मोन का बैलेंस खराब हो जाता है ना। तीसरा मेथड क्या है, एक तो सर्जिकल मेथड था, तीसरा मेथड क्या था, आईयूसीडी, आईयूसीडी इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, लिपेज लूप और कॉपर टी का यूज किया जाता है, और इसके साइड इफेक्ट है ना। और अगर हम चौथे वाले की बात करें सर्जिकल की, तो उसमें ट्यूबेक्टोमी जो फीमेल्स के अंदर होती है, ट्यूब को काट देते हैं, फेलोपियन ट्यूब को काट देते हैं, और वेस्टेक्टोमी में हम जो है वेस्ट डिफरेंस उसको काट देते हैं, जो कि मेल्स के अंदर होता है। तो ये सर्जिकल मेथड है। इसके जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, इसका साइड इफेक्ट है कि इन्फेक्शन हो सकता है, वो जो खाली जगह जो बच गई थी वहां पे, है ना, समझाया था मैंने। एंड अब ये मेथड हो गया, ठीक है, बस ये चारों के चारों, और उन्हीं को समझाना है। 4 मेथड जो है ना आपको वो समझा देना अच्छे से, एग्जाम में आ रखा है, 2 मार्क्स का है, एक मेथड को समझाने का आधा मार्क्स दे रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हाउ द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर में, जो यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन करने का तरीका और मल्टीसेलुलर दोनों में अलग क्यों है। देखो यूनिसेलुलर मतलब अमीबा का एग्जांपल हो, तो अमीबा क्या करता है, अमीबा अपना सेल होता है तो वो कहीं से भी टूटने लग जाता है, यानी कि उसकी पूरी की पूरी डिवीजन ऑफ इंटायर सेल, उसका पूरा जो सेल है वो डिवाइड करने लग जाता है। पूरा सेल ही तो डिवाइड में भाग ले रहा है, वो क्या करता है, अपने आप को बीच में से काट लेता है, बाइनरी फिजन, है ना। और जैसे फ्यूजन और बडिंग इसका एग्जांपल हो गया, यूनिसेलुलर जो है फ्यूजन और बडिंग करते हैं। और अगर बात करें हम मल्टीसेलुलर की, तो मल्टीसेलुलर कौन होता है, नंबर 1 प्लांट्स होते हैं। क्या प्लांट्स क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। फंजाई भी होते हैं, फंजाई क्या करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये दोनों के दोनों मल्टीसेलुलर टाइप में आ गए। तो ये मल्टीसेलुलर वाले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, स्पोर फॉर्मेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और स्पेशलाइज सेल्स होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है अलग से, जिसको देखो इसमें तो वेजिटेटिव पार्ट बोला जाता है उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, है ना। और स्पोर फॉर्मेशन में स्पोरेंजिया टाइप की स्ट्रक्चर होती है, जो कि स्पोर फॉर्म करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट होते हैं, फीमेल मतलब गोनाड्स होते हैं, है ना, ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, एक ऑर्गन स्पेसिफिकली होता है जो सिर्फ रिप्रोडक्शन ही करता है। ऐसा नहीं कि हाथ से रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन है जिससे रिप्रोडक्शन हो रहा है इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जबकि यूनिसेलुलर में तो भाई कहीं से भी कैसे भी कर लो, कोई मतलब सस्ते लोग हैं वो कहीं से भी कुछ भी कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी, रिप्रोडक्शन से स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड होती है। भाई रिप्रोडक्शन होगा तो रिप्रोडक्शन से क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने पापा के जैसे होगा, पेरेंट्स के जैसे होगा, यानी सिमिलर होगा। अब सिमिलर होगा तो अच्छी बात है ना, स्टेबिलिटी हो गई, सिमिलैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान का बच्चा एलिफेंट निकला, एलिफेंट का इंसान, ऐसे नहीं ना। स्पीसीज जो है वो सिमिलर हो गई, इसकी वजह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो गई।
तो यही लिखा है, स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ न्यू पॉपुलेशन जो बनी है वो पेरेंट्स के सिमिलर है, वो दूसरी स्पीसीज की तरह नहीं है, अदर स्पीसीज की तरह। क्वेश्चन नंबर 11 जो वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है पिछले वाले एपिसोड के अंदर कि जो कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड है उसको अडॉप्ट क्यों किया गया, कॉन्ट्रासेप्शन को अडॉप्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। सरकार भी बोलती है कि कॉन्ट्रासेप्शन लो, यानी कि 2 ही बच्चे ऐसे करके, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड क्यों, यानी सरकार पता है एक और बेनिफिट कभी कभी देते है, अगर हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां पे जो मैरिड कपल है उनके लिए फ्री कॉन्डम भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कभी कभी, तो वो कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड होते हैं। इसीलिए टू कंट्रोल अनवांटेड प्रेगनेंसी नंबर 1, ये मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, यानी कि अनवांटेड चाइल्ड नहीं चाहिए हमें। और कंट्रोल पॉपुलेशन का साइज कंट्रोल करना, भाई ऐसा थोड़ा ना कि कॉन्ट्रासेप्शन मेथड को यूज नहीं कर रहे हैं, हाँ इंटरकोर्स करो कोई दिक्कत नहीं, बट कॉन्ट्रासेप्शन को लगा करके करो, उसको यूज करके करो, जिससे कि कंट्रोल कर पाए हम पॉपुलेशन के साइज का, ऐसा ना हो कि पॉपुलेशन हद से ज्यादा बढ़ जाए। और जो थर्ड है वो है प्रिवेंट एसटीडी, मैंने बताया था कि एसटीडी भी प्रिवेंट कर सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन से, जैसे कि कॉन्डम का एग्जांपल मैंने लिया था कि वो एसटीडी प्रिवेंट कर सकता है ना। तो ये सारे के सारे हमारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन थे। अगर आपको रिप्रोडक्शन के बाकी के एपिसोड देखने हैं ऐसे ही इस तरह से एक्सप्लेन करा है मैंने बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक को डीपली, तो इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो। और अगर आपको लाइव प्रोसेस देखना है बायोलॉजी चैप्टर 1 तो इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो। बाकी जब आप इन वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो मैं आपको वही मिलूंगा इस चीजों को एक्सप्लेन करते हुए एंड रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाते हुए।